क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भारत के चुनावों और हमारी पूरी राजनीति को तय करने वाला जो सबसे जटिल एल्गोरिदम है वो किसी मॉडर्न कंप्यूटर पर नहीं लिखा गया है। कंप्यूटर पर नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब वो हजारों साल पहले लिखा गया था। और मजे की बात तो ये है कि 1950 में हमारे संविधान ने उसे ऑफिशियली बैन भी कर दिया। लेकिन फिर भी वो चल रहा है। एकदम सही। आज भी वही तय कर रहा है कि कल का चुनाव कौन जीतेगा और समाज में किसके पास कितनी ताकत होगी। सही बात है। और मुझे लगता है आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इसी पर आधारित है। जी, और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। वो कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र, अच्छा, 10वीं क्लास के सिविक्स के नोट्स। हाँ, 10वीं की सिविक्स के नोट्स हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे ये तो बस स्कूल में एग्जाम पास करने वाली बातें होंगी। बेसिक थ्योरी। बिल्कुल, लेकिन असल में ये हमारे समाज की सबसे उलझी हुई और जटिल सच्चाइयों का एक मास्टर क्लास है। इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर बहुत गहराई से बात की गई है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुझे ये अप्रोच बहुत पसंद आई। शुक्रिया। क्योंकि देखिए, ये नोट्स सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है। ये वो अदृश्य नियम है जो तय करते हैं कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। हम अक्सर मानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ संसद है या फिर चुनाव और रैलियां। हाँ, बस चुनाव और रैलियां। लेकिन जब हम इन नोट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि राजनीति की असली नींव हमारे घरों के अंदर रखी जाती है। घरों के अंदर और मोहल्लों में। बिल्कुल, और हमारे धार्मिक विश्वासों में भी। ये तीनों मसले, मतलब जाति, धर्म और जेंडर, ये केवल किसी व्यक्ति के निजी अनुभव तक सीमित नहीं है। तो ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। हाँ जी, ये तीनों मिलकर वो तंत्र बनाते हैं जो ये तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी और सबसे जरूरी बात, हाशिए पर कौन रहेगा। मतलब मार्जिनलाइज्ड कौन होगा। एकदम। जो कोई भी ये समझना चाहता है कि हमारे आसपास का समाज और चुनाव कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस ताने बाने को उधेड़ना शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगी कि शुरुआत हम समाज की सबसे बुनियादी इकाई से करें, यानी परिवार और घर। बिल्कुल। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमेशा सार्वजनिक जगहों की बात होती है, बाहर की बात होती है। लेकिन स्रोत सामग्री सबसे पहले श्रम के लैंगिक विभाजन की बात करती है। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, मतलब घर के अंदर का बंटवारा। मुझे ये समझना है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि समाज ने निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच एक बहुत ही कठोर और कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी है। कृत्रिम दीवार मतलब बनावटी? हाँ, नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक मान्यता बना दी गई है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना है और घर का काम करना है। बिल्कुल, जबकि पुरुष बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। ये कोई प्राकृतिक नियम तो है नहीं। सही बात है, ये तो इंसान ने ही बनाया है। हाँ, ये समाज द्वारा बनाया गया नियम है। अब आप कल्पना कीजिए कि जीवन एक लंबी रेस है। ठीक है, एक रेस है। इस रेस में दो लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को बिना वेतन वाले घरेलू काम और समाज की उपेक्षा का एक बहुत भारी बैकपैक पहना दिया गया है। अरे वाह, ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। एक भारी बैकपैक, है ना? जब आप अपना आधा जीवन बिना किसी आर्थिक पहचान के मुफ्त में दूसरों की देखभाल करने में लगा देते हैं, तो जाहिर है आप सार्वजनिक जीवन या राजनीति की रेस में तो बहुत पीछे छूटी जाएंगे। बिल्कुल, आप उस रेस में बराबरी कर ही नहीं सकते। और इस बैकपैक का बोझ हम सीधे आंकड़ों में भी देख सकते हैं। अगर हम साक्षरता दर की ही बात करें, साक्षरता रेट, हाँ, जहां पुरुषों में ये 76% है, वहीं महिलाओं में ये केवल 54% है। मतलब सिर्फ 54%। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती। स्रोत बताता है कि आज भी माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर पैसा खर्च करने के बजाय लड़कों की शिक्षा को एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हाँ, वो उसे एक निवेश की तरह देखते हैं। बिल्कुल। लड़कियों को अक्सर उच्च शिक्षा से दूर रखा जाता है। और अगर वो इस बैकपैक के साथ किसी तरह बाहर काम करने निकल भी जाएं, तो समान काम के लिए असमान वेतन जैसी सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती है। वही तो, सेम काम लेकिन पैसे कम। और हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ कम पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं। एकदम सही, पैट्रियार्की।
एक ऐसा सिस्टम जहां नियम पुरुषों ने बनाए हैं और वो अपने ही फायदे के लिए काम करते हैं। इस व्यवस्था का सबसे भयानक रूप तब दिखता है जब नोट्स में कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र आता है। ओह, वो हिस्सा पढ़कर तो मैं सच में सिहर गई थी। हाँ, मतलब एक लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार देना, केवल इसलिए क्योंकि समाज उसे एक आर्थिक बोझ मानता है। ये बहुत ही डार्क है। और नारीवादी आंदोलनों ने दशकों तक यही लड़ाई लड़ी है कि जब तक घर के अंदर बराबरी नहीं होगी, जब तक उस बैकपैक का बोझ पुरुष साझा नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब तक वो बोझ शेयर नहीं होगा, तब तक संसद में बराबरी की बात करना बिल्कुल बेमानी है। और अगर हम संसद की ही बात करें तो वहां भी यही तस्वीर दिखती है। भारत की लोकसभा में महिलाओं की संख्या 10% के आसपास ही संघर्ष करती रही है। और राज्य विधानसभाओं में तो हालत और भी खराब है। हाँ, वहां तो ये 5% से भी कम है। लेकिन स्रोत सामग्री ये भी दिखाती है कि ऐसा होना कोई पक्की नियति नहीं है। मतलब इसे बदला जा सकता है। कुछ देशों ने इस बैकपैक को उतारा भी है। हाँ, बिल्कुल उतारा है। नोट्स में स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज। इन देशों ने सिर्फ सोच नहीं बदली, बल्कि अपनी नीतियां बदली। कैसे? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने राज्य की तरफ से बच्चों की देखभाल की सुविधाएं दी और सबसे बड़ी बात, पुरुषों के लिए भी पैटर्निटी लीव अनिवार्य की। अरे वाह, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव है। हाँ, यानी उन्होंने उस निजी और सार्वजनिक जीवन की जो कृत्रिम दीवार थी ना, उसे अपनी नीतियों से तोड़ दिया। और आज वहां राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि अगर व्यवस्था चाहे तो इस विभाजन को खत्म किया जा सकता है। ये समझना सच में बहुत जरूरी था कि कैसे चुपचाप घर के अंदर से ये विभाजन शुरू होता है। लेकिन अब चलिए घर से बाहर निकलते हैं, समाज के मैदान में। हाँ, जब हम समाज के सार्वजनिक मैदान में कदम रखते हैं तो जेंडर के इस खामोश विभाजन की जगह एक बहुत ही शोर मचाने वाला और मुखर विभाजन ले लेता है। आप धर्म के आधार पर विभाजन की बात कर रही हैं? बिल्कुल, धर्म का विभाजन। हाँ, चाहे लैंगिक विभाजन अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, उसकी बात नहीं होती। वहीं धार्मिक विभाजन राजनीति के एकदम केंद्र में होता है और कई बार ये बहुत उग्र भी हो जाता है। हाँ, हिंसक रूप भी ले लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूंगी। जी, पूछिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से गहराई से जुड़ा है, अपने त्योहारों से प्यार करता है, अपनी पहचान पर गर्व करता है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। वही तो, ये तो इंसान की बहुत स्वाभाविक सी पहचान है। फिर इन नोट्स में इसे राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो धर्म से प्यार करना या अपनी आस्था पर गर्व करना समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है। नोट्स बहुत ही सावधानी से धर्म और सांप्रदायिकता के बीच एक लकीर खींचते हैं। कम्युनलिज्म। हाँ, सांप्रदायिकता तब पैदा होती है जब ये विश्वास बन जाए कि केवल आपका धर्म ही श्रेष्ठ है और बाकी सभी धर्म कमतर हैं। मतलब जब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। बिल्कुल। खतरा तब शुरू होता है जब लोग अपनी धार्मिक पहचान को देश की पहचान से भी ऊपर रखने लगते हैं। ओह, समझी। और राजनीति में ये एक बहुत ही घातक हथियार बन जाता है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करता है, वोट बैंक के लिए। हाँ, और जीतने के बाद राज्य की पूरी ताकत का इस्तेमाल केवल उसी एक धर्म के फायदे के लिए करता है, तब लोकतंत्र का जो मूल ढांचा है वो ढहने लगता है। लेकिन अगर सांप्रदायिकता इतनी ही खतरनाक है तो मेरा सवाल ये है कि लोग इसे चुनावों में इनाम क्यों देते हैं? मतलब वोट क्यों देते हैं? हाँ, लोग इसके बहकावे में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सांप्रदायिकता एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर बेचती है, एक सुरक्षा का झूठा एहसास। डर? किस बात का डर? धार्मिक गुरु और राजनेता अक्सर लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। अच्छा, वो हम खतरे में हैं वाला नैरेटिव। और लोग सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को बचाने के लिए वोट करने लगते हैं। इसका सबसे खतरनाक रूप बहुसंख्यकवाद है, मेजॉरिटेरियनिज्म। जी। नोट्स में श्रीलंका का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, श्रीलंका वाला हिस्सा काफी दिलचस्प था। वहाँ असल में हुआ क्या था? वहाँ बहुसंख्यक सिंगली समुदाय ने लोकतंत्र के ही टूल का इस्तेमाल किया, मतलब बहुमत के वोट का। हाँ, और ऐसे कानून बनाए जिन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों को हर जगह से किनारे कर दिया। श्रीलंका ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन समाज के एक हिस्से को पूरी तरह से दबा दें तो देश में गृहयुद्ध छिड़ जाता है, सिविल वॉर। बिल्कुल वही हुआ वहां। श्रीलंका का उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सांप्रदायिकता का सबसे भयानक और दर्दनाक रूप तो हमने खुद भारत में देखा है। आप 1947 के विभाजन की बात कर रही हैं। हाँ, जब आस्था को नफरत में बदला गया तो लाखों निर्दोष लोग मारे गए।
वो इतिहास का बहुत ही काला अध्याय था। बिल्कुल। देखिए, धर्म एक बहुत बड़ा समूह बनाता है, एक बहुत बड़ा छाता है। लेकिन अगर हम इन नोट्स को आगे पढ़ें तो पता चलता है कि समाज में एक और विभाजन है जी। एक ऐसा विभाजन जो धर्म के उस बड़े छाते के अंदर भी मौजूद है, और शायद भारत के संदर्भ में वो सबसे ज्यादा गहरा है। मैं बात कर रही हूँ जाति व्यवस्था की। धर्म के बाद जाति वो दूसरा सबसे बड़ा कारक है जो भारतीय समाज की हर एक नस में दौड़ा है। बिल्कुल दौड़ा है। और राजनीति इसे कभी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैं इन नोट्स को पढ़ती हूँ ना, और जैसा कि मैंने शो के एकदम शुरू में कहा था, वो एल्गोरिदम वाली बात। हाँ, जाति मुझे एक पुराने बैकएंड एल्गोरिदम की तरह लगती है। हमारे संविधान ने बहुत पहले ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव को बैन कर दिया था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जी। लेकिन फिर भी ये एल्गोरिदम समाज के बैकएंड में लगातार बिना रुके चल रहा है। कैसे? देखिए ना, आज भी भारत में ज्यादातर शादियां अपनी ही जाति में होती हैं। ये तो है। आर्थिक हैसियत देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं जाति से जुड़ी है। और चुनावों में टिकटों का बंटवारा तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। क्या हमारे चुनाव सिर्फ जातियों की गिनती नहीं रह गए हैं? ये जो आपका बैकएंड एल्गोरिदम वाला रूपक है, ये स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है ना? भले ही हमने ऊपर से एक आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लिया हो, लेकिन सदियों पुरानी व्यवस्था का असर रातों रात खत्म नहीं होता। वक्त लगता है। आपको इसके ऐतिहासिक पहलुओं को समझना होगा। सदियों से जिन जातियों का शिक्षा, जमीन और संसाधनों पर एक अधिकार था, मतलब जिनका रिसोर्सेज पर कंट्रोल था, हाँ, वे आधुनिक युग में भी सबसे आगे रहीं, क्योंकि उनके पास पहले से संसाधन थे। और दूसरों का क्या? दूसरी ओर, जिन जातियों को व्यवस्था ने शिक्षा और संसाधनों से पूरी तरह वंचित रखा था, पीढ़ियों के उस भारी अंतराल के कारण वे आज भी पिछड़ी हुई हैं। यानी गैप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इसलिए भारत में जाति और आर्थिक हैसियत आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि चुनाव सिर्फ एक एक्सेल शीट बन जाते हैं? एक्सेल शीट मतलब जहां पार्टियां बस जातियों को जोड़ घटा रही हैं। नोट्स बताते हैं कि चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का पूरा हिसाब किताब रखकर ही उम्मीदवार चुने जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और फिर उनकी जातिगत भावनाओं को खूब उकसाया जाता है। ये सब सुनकर तो बस यही लगता है कि लोकतंत्र बस जाति का एक गणित है। देखिए, राजनीति में जाति का गणित जरूर चलता है, लेकिन यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट देती है। अच्छा, वो क्या? यह समीकरण उतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। सच्चाई ये है कि देश का कोई भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां किसी एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत हो। वेट, सच में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है? नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी उम्मीदवार सिर्फ अपनी जाति के भरोसे चुनाव जीत ही नहीं सकता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसे दूसरी जातियों और समुदायों के साथ गठबंधन बनाना ही पड़ता है, उनका भरोसा जीतना ही पड़ता है। ये सच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब अगर किसी इलाके में किसी जाति के 30% लोग हैं और कोई नेता सिर्फ उन्हीं की बात करता है, तो क्या होगा? तो वो बाकी 70% लोगों को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लेगा। बिल्कुल। और वो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाए। एकदम सही। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति के सभी लोगों का मतलब 100% वोट कभी हासिल ही नहीं कर सकती। मतलब वोट बंटते हैं? हाँ, एक ही जाति के लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, क्योंकि उनके आर्थिक मुद्दे या जो लोकल पसंद है वो अलग हो सकती हैं। लॉजिकल है। अगर राजनीति केवल जाति के आधार पर चलती तो सोचिए सत्ताधारी पार्टी कभी चुनाव हारती ही नहीं। क्योंकि जातियों का प्रतिशत तो नहीं बदलता ना। बिल्कुल। लेकिन भारत में पार्टियां चुनाव हारती हैं। हाँ, सरकारें बदलती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मतदाता अपनी जाति के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन अंत में वे विकास, सरकार का काम और अन्य जटिल मुद्दों पर भी विचार करते हैं। तो जाति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चुनाव जीतने की एकमात्र चाबी नहीं है। तो अब तक हमने पूरी तस्वीर देखी है। हमने जेंडर के उस भारी बैकपैक को देखा जो घर के अंदर से औरतों को पीछे खींचता है। हमने सांप्रदायिकता के उस वायरस को भी देखा जो समाज को धर्म के नाम पर बांटता है और बहुसंख्यकवाद की तरफ ले जाता है। सही बात। और हमने जाति के उस पुराने बैकएंड एल्गोरिथम को भी समझा जो आज भी सिस्टम में बहुत गहराई से घुसा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर हमारे समाज में इतने गहरे विभाजन हैं, इतनी दरारें हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश क्यों नहीं हो जाता? ये बहुत ही लाजिमी सवाल है। मतलब वो कौन सी चीज है जो इस देश और लोकतंत्र को पूरी तरह बिखरने से रोक रही है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इतने सारे दबावों के बावजूद सिस्टम काम कर रहा है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ना एक बहुत ही मजबूत एंटीवायरस तैयार किया था। एंटीवायरस? वो क्या है? वो है भारत का धर्मनिरपेक्ष शासन, या जिसे हम सेक्युलर ढांचा कहते हैं। नोट्स में से बहुत अहमियत दी गई है। धर्मनिरपेक्षता आज के समय में ये शायद सबसे ज्यादा बहस वाला शब्द है। तो
लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री के बुनियादी सिद्धांतों पर जाएं, तो ये बहुत साफ है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। बिल्कुल। हमने श्रीलंका या पाकिस्तान की तरह किसी एक धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं किया। और यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ढाल कैसे? संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये हर नागरिक को ये आज़ादी भी देता है कि वो अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करे, उसका प्रचार करे, या किसी भी धर्म को ना माने। हाँ, वो भी। धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य धर्म के मामलों में आंखें बंद कर लेगा। मतलब राज्य दखल दे सकता है। जी, अगर धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे छुआछूत या महिलाओं के साथ भेदभाव, तो राज्य रोक सकता है। बिल्कुल। संविधान राज्य को ये पूरी ताकत देता है कि वो धार्मिक मामलों में दखल दे और उस अन्याय को रोके। लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। मतलब लोग कानूनों से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। तो इस सांप्रदायिक और जातिगत नफरत को समाज की जड़ों से खत्म करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? यहीं पे शिक्षा और जागरूकता का रोल आता है। एजुकेशन। हाँ, नोट्स ये सुझाव देते हैं कि हमें समाज का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। अच्छा, बैकएंड को अपडेट करना होगा। बिल्कुल। और ये अपडेट शिक्षा प्रणाली के जरिए ही हो सकता है। ये सुझाव है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल की जानी चाहिए, ताकि बच्चे समझ सकें। हाँ, बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि विविधता या डाइवर्सिटी कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमारी ताकत है। सही बात है। इसके साथ ही मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दें। यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने और सम्मान करने की शिक्षा। एकदम। अगर घर, स्कूल और मीडिया मिलकर काम नहीं करेंगे, तो केवल अदालतें या कानून नफरत को नहीं रोक सकते। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा का सार ये है कि लोकतंत्र कोई मशीन नहीं है जहां आप हर 5 साल में एक बार बटन दबाएं और भूल जाएं। बिल्कुल नहीं। ये एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी रसोई में श्रम का बंटवारा कैसे करते हैं, अपने पड़ोसी के त्योहार को कैसे देखते हैं, हाँ, और किसी के सरनेम या जाति से उसके काम का मूल्यांकन करते हैं या नहीं। जब तक समाज के भीतर न्याय और बराबरी नहीं होगी, तब तक राजनीतिक न्याय सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह जाएगा। ये एकदम सच है। राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती, वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी होती है। ये नोट्स हमें यही सिखाते हैं कि समाज के इन 3 सबसे बड़े विभाजनों को पहचानना और उन्हें दूर करना ही लोकतंत्र को बचाए रखने का असली तरीका है। इस डीप डाइव ने सच में हमें सोचने का एक नया नजरिया दिया है कि ये बेसिक लगने वाले नोट्स वास्तव में कितने गहरे हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसी बात पर विचार करना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा से ही निकल कर आती है। जी, बताइए। स्रोत सामग्री ये दावा करती है कि शिक्षा, साक्षरता और सही पाठ्यक्रम से समाज में सहिष्णुता आती है, मतलब टॉलरेंस बढ़ता है। जी, नोट्स का तो यही कहना है। इसका मतलब हुआ कि जितना पढ़ा लिखा समाज होगा, उतनी कम नफरत होगी। थ्योरी में तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप आज अपना सोशल मीडिया खोलकर देखें, तो एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। क्या? सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नफरत, सबसे ज्यादा जातिगत जहर फैलाने वाले लोग अक्सर अनपढ़ नहीं होते। वो उच्च शिक्षित लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमें केवल अक्षर ज्ञान दे रही है और पैसे कमाना सिखा रही है, और क्या असल जिंदगी की सहिष्णुता और इंसानियत कहीं बहुत पीछे छूट गई है?